खाना और अपनी प्लेट उठाना, मुझे लगता है वो तो बच्चों को बचपन में भी सिखाया जाता है। गिरिबाला सिंह जी ने बात की है, मुझे नहीं लगता है वो बहुत बड़ा इशू है। फिडिलिटी काफ़ी कॉमन है सोसाइटी में। मैं सॉरी टू से बट मैं इसलिए कह रही हूँ कॉमन है क्योंकि आप किसी के साथ एक हफ्ते के लिए, चाहे वन नाइट स्टैंड के लिए किसी फिल्म में हैं, या आप किसी के साथ थोड़े समय के लिए अफेयर में हैं, चाहे वो प्लेटोनिक सा ही रिलेशनशिप हो, बट अगर आप अपने एक्सेस से कट ऑफ नहीं कर रहे हैं तो वो आपके प्रेजेंट के रिश्ते में आज नहीं हमेशा दरार लाएगा। बट अगर लव मैरिज है तो आप ब्लेम नहीं कर सकते, आप तो अपनी अकाउंटेबिलिटी, और इसी वजह से आप पेरेंट्स से शेयर भी नहीं करते। पत्नी से कुछ छोटी सी बात हो गई तो माँ बाप को जाके बता देना, वाइस वर्सा पत्नी की आदत है भाई कुछ भी ससुराल में हो गया पेरेंट्स को जाके बता देना, वो भी एक टॉक्सिसिटी का साइन है। कहते हैं शादियां स्वर्ग से तय होती हैं, लेकिन जमीन पर इनको निभाना, इनको संवारना और इनको बचाए रखना कभी कभी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और आज के टाइम में कभी ईगो क्लैशेस, कभी कम्युनिकेशन गैप, इस तरह की कई बातें देखने को मिलती हैं। कई बार हम एक्सपर्ट्स का भी सहारा लेते हैं, तो कई बार एक्सपर्ट्स का सहारा लिए बिना भी कपल आपस में सेपरेशन का फैसला कर लेते हैं। तो क्या वाकई में शादियां बचाना आज के टाइम पे इतना ज्यादा मुश्किल हो चुका है? और अगर मुश्किल है तो इसके पीछे की वजह क्या है? चलिए समझते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान डॉक्टर निशा खन्ना जी। और निशा खन्ना जी से आज हम बात करेंगे कि आज के टाइम में आखिर शादी को बचा पाना इतना मुश्किल क्यों है, और अगर बचाए रखना है कपल्स को अपनी शादी को तो उनको क्या करना चाहिए। और आज के टाइम पे इतने सारे जो केसेस आ रहे हैं, चाहे वो तलाक के, सेलिब्रिटीज के तलाक के, या फिर सुसाइड के, दहेज के आरोप के, तो आखिर इन सब के पीछे की असल वजह क्या है? बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर निशा खन्ना जी। शुक्रिया। शुक्रिया। तो सबसे पहले तो आपसे देखिए यही सवाल करना चाहूंगी निशा खन्ना जी, आप लगातार देख रही होंगी कि आपके पास कई सारे केसेस आते होंगे। अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहे थे कि आप कभी कभी ऐसे केसेस देखती हैं जो मैं खुद सुनकर के हैरान हो गई। तो आज के टाइम पे मैरिज को बचा पाना इतना ज्यादा मुश्किल को क्यों हो गया है? और सबसे ज्यादा जो आपके पास केसेस आते हैं वो उनके पास सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? कौन सी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं? देखिए, मैरिज को चला पाना, मुझे लगता है पहले क्या होता था, मैरिज में मोस्ट ऑफ द टाइम जो एडजस्टमेंट है वो फीमेल करती थी और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस की मांग भी उन्हीं से की जाती थी। तो अब क्योंकि औरतें अपने राइट्स को लेकर बहुत अवेयर हो गई हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स को लेकर अवेयर हो गई हैं, तो उन्होंने भी अपने हक के लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। अब वो सप्रेस नहीं होती हैं, वो भी खुलकर अपने दिल की बात रखती हैं, और उससे बहुत सारे क्लैशेस आपस में हो जाते हैं। क्योंकि शायद हम वुमेन को इंडिपेंडेंट तो बना रहे हैं, हम वुमेन को स्ट्रॉन्ग तो बना रहे हैं, बट क्या हम मेन को भी उतना एजुकेट कर रहे हैं किस तरह की वुमेन को हैंडल किया जाए? तो क्योंकि एडजस्टमेंट्स तो देखिए दोनों तरफ से होती है, पति और पत्नी दोनों की तरफ से होती हैं, पर मुझे लगता है कि समय बदल रहा है, उसमें वो अपने राइट्स को लेकर ज़्यादा अवेयर हो गई हैं। अब वो दबती नहीं है, तो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स इसलिए अराइज हो रही हैं क्योंकि वो इनिशिएट दे के रिस्पॉन्ड बैक करती हैं। पहले वो जिसे बोलते हैं इतना बात को मान लेती थी, अपने दिल की बात नहीं रखती थी, दब जाती थी। अब वो नहीं दबती हैं, तो उन्हें लगता है कि हमें भी अपने हक के लिए बोलना होगा, या मैं जो चाहती हूँ। पैट्रियार्की जो है वो फॉलो नहीं कर रही है आपकी नाम है। और पहले यही होता था कि मेल शॉविनिज्म को हैप्पीली एक्सेप्ट कर लिया जाता था, पैट्रियार्की को हैप्पीली एक्सेप्ट किया, अब वो पैट्रियार्की को चैलेंज कर रहे हैं। सो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स डेफिनेटली, देयर इज़ नो डाउट। और आज की दौर में हमारा दौर भी जो है वो आई विल से सोशल मीडिया का दौर है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और तो अवेयरनेस स्कोप बहुत ज़्यादा है हमारे पास। आजकल सपोर्ट सिस्टम के नाम पर बहुत कुछ है, तो वो सारी चीज़ें एक मेजर रोल प्ले करती हैं। जैसे कि आजकल की टाइम लोग रिश्ते में घुटने की बजाय सेपरेशन ज़्यादा अच्छा समझते हैं कि सेपरेट हो जाना चाहिए। देखिए, वो अगेन
देखिए, अब अगर आप शादी सोच समझ के कर रहे हैं तो मुझे लगता है सेपरेशन भी सोच समझ पे करनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अगर आपको लग रहा है कि आप गलत रिश्ते में चले गए हैं, अगर आपको महसूस हो रहा है, पहले तो मुझे लगता है कि रिश्ते में जाने से पहले अगर हम प्री मैरिटल काउंसलिंग कर लें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कई बार हम एक गलत सोच से एक रिश्ते में जाते हैं, यानी कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वही रियलिस्टिक नहीं होती। और ये मैं लड़का और लड़की दोनों की बात करूँगी, क्योंकि क्या होता है कि एक लाइफस्टाइल आप अपने पेरेंट्स के घर में जी रहे होते हैं। आज भी मोस्ट ऑफ द टाइम तो यही होता है कि लड़की लड़के के घर जाती है अपने पेरेंट्स को छोड़कर, उसे अपने लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, कई बार सिटी और कई बार कंट्री भी चेंज करना पड़ता है। तो ऐसे माहौल में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना लड़की के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर उसने सिटी चेंज कर दी, तो कंट्री चेंज कर दी, तो दोस्त रिश्तेदार पीछे छूट गए, तो प्रॉब्लम आती है उसे एडजस्टमेंट करने में। और एक आप अपने ही घर को छोड़कर किसी दूसरे के घर में जा रहे हो तो एडजस्टमेंट इश्यूज आना थोड़ा सा मुश्किल होता ही है, क्योंकि घर में अगर 2, 3 या 5 सदस्य ऑलरेडी हैं और आप एक छठा या चौथा सदस्य बनकर जा रहे हैं, तो उन सबको अपने अपने बिहेवियरल चेंजेस लाने की ज़रूरत होगी। तो ऐसे में देखिए, जब एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं तो क्या होता है, जब आप अपने पेरेंट्स के घर में हम सब होते थे तो शायद मुझे लगता है जब जो मैंने मोस्टली देखा है, मोस्टली पेरेंट्स भी बच्चों को डिपेंडेंट ज़्यादा बनाते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं। डिपेंडेंट का मतलब ये है कि जब तक पढ़ाई चलती, कॉलेज चलता है, तो मोस्टली कोई घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, कोई ऐसा नहीं होता कि आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई ऐसी जिम्मेदारी है। और जब शादी के बाद चाहे वो अपने पति पत्नी की जिम्मेदारी हो या घर की जिम्मेदारी हो, वो जब डलती है तो उनके लिए करना मुश्किल हो जाता है। और वक्त के साथ साथ जैसे अगर माँ बाप भी बनते हैं तो कई बार बच्चों को संभालना भी मुश्किल होता है। और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है कि क्या वो एक मैरिज के लिए मेंटल रूप से तैयार है। मैरिज करना सिर्फ वो 7 फेरे लेना, फंक्शंस एंजॉय करना, ज्वेलरी और लहंगा डिजाइनर पहनना नहीं है। शादी एक जिम्मेदारी है। और हिंदुस्तान में शादी 2 परिवारों में होती है, देयर इज नो डाउट, बट कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट दोनों तरफ से होनी जरूरी होती है। तो उसमें ऐसा भी नहीं होता कि लड़की ना बदले, लड़की को बदलना पड़ता है, लड़की को भी बदलना पड़ता है। एक जो घर छोड़कर आई है उसे भी दूसरे के रूम में रहना है, और जो दूसरा अगर अपने पहले रूम में रह रहा है उसको भी अपने रूम को, अपनी वार्डरोब को, अपने बाथरूम को शेयर करना है। और मोस्टली ऐसा होता है, कहा जाता है कि आदमी को औरत ही इंसान बनाती है। बहुत बार ऐसा भी होता है, मतलब मैंने तो कई केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें मेन भी वुमेन के लिए करते हैं। वो भी आज की डेट में खाना बना देते हैं, कपड़े प्रेस कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बदलते वक्त के साथ आदमी नहीं बदल रहे, सोच बदल रही है, मेन की भी सोच बदल रही है। पर जहां पर एडजस्टमेंट दोनों तरफ से नहीं हो पाती है वहां पर शादी टूटने की कगार पर आती है, क्योंकि कंपैटिबिलिटी शब्द ही वो है जहां पर दोनों बदलते हैं शादी के लिए। अच्छा, आपके पास आने वाले कपल्स में मोस्ट कॉमन ट्रिगर पॉइंट्स क्या होते हैं? देखिए, अगर नई नई शादी है तो मैं तो बोलूँगी एडजस्टमेंट इश्यूज, टेम्परामेंटल इश्यूज, पर्सनालिटी ट्रेट्स। मतलब अगर किसी को बाहर रोज जाना पसंद है तो दूसरे को बाहर जाना पसंद नहीं है इतना। किसी को सिर्फ फ्रीडम चाहिए, दूसरों को चाहिए कि फैमिली इन्वायरमेंट हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पर भी बहुत सारे क्लेशेस होते हैं, जिसमें एक इनफिडेलिटी भी एक रीज़न होता है मैरिजेस में। वो किसी के भी एंड से हो सकती है, मेल या फीमेल। तो आज की डेट में अगर आप कहें कि पेरेंटल इंटरफेरेंस, वो भी एक मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि लड़की को भी एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम होता है। उसको लगता है कि मैं एक नए परिवार में हूँ, यहाँ मुझे कोई नहीं जानता, मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। साथ ही साथ, मतलब मैं तो ये आज की डेट में मानती हूँ, बट साथ ही साथ कई बार जो नए परिवार के लोग हैं उनको भी लड़की के साथ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनका खाना पीना, कई बार आप अगर डिफरेंट कास्ट से हो, आपने लव मैरिज करा ली, तो भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक यहाँ पर आ जाता है कि कल्चर डिफरेंट होता है, कई बार फूड हैबिट्स डिफरेंट होती हैं। और अगर बात भी की जाए, आजकल तो अरेंज मैरिज भी लव मैरिज से कम नहीं है। लड़का लड़की पहले मिलते हैं, दे प्रॉपर गो फॉर स्पेंड टाइम टुगेदर, मोस्टली शादियों में होता है। और अगर साथ में मिल नहीं रहे तो फोन, व्हाट्सएप, वीडियो कॉल्स, इसके थ्रू कपल्स आज की डेट में, और कई बार तो आई एम सॉरी टू से, बट अरेंज मैरिजेस में भी लड़का लड़की कई बार पेरेंट्स को झूठ बोलकर भी अपने दोस्तों या बहनों की, भाइयों की मदद से अकेले में मिल लेते हैं। तो आज ज़माना बदल गया है, सोच बदल गई है। पर हाँ, वो क्या होता है, पहले 6 महीने हंकी डोरी होता है, जिसे हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, अब जो पहले आपसे 4 घंटे बात कर रहा था दिन में, या 6 घंटे बात कर रहा था, सुबह शाम चैटिंग कर रहा था, अब शादी होगी, वो भी सिक्योर हो गया, तो वो भी अपनी काम में बिजी हो गया, अब शायद वो उतना टाइम नहीं देता, तो वहां पर भी प्रॉब्लम आती है। सेम वाइस वर्सा, एक नए घर में एडजस्ट होना है आपको, चाहे
घर का काम ना भी करना हो पर अपने घर को संभाल के रखना, अपने रूम को आपको टेक केयर करना, चाहे खाने में क्या बनना है, अगर बनाना पड़े वो तो और ही मुश्किल लगता है, बट स्टाफ को मैनेज करना। और कई बार क्या होता है, मदर इन लॉ की अपनी मोनोपोली होती है तो उसके साथ एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम आती है, उनके तरीके अपने होते हैं तो उनके तरीकों को अपनाने में, अगर मदर इन लॉ ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है और हाउस वाइफ है तो और ज़्यादा मुश्किल आती है कई बार। या तो मदर इन लॉ का किचन पर कंट्रोल होता है और या मदर इन लॉ के अपने तरीके होते हैं जिससे वो चाहती है कि मेरी जो बहू है वो थोड़ा सा एडजस्ट कर। अच्छा, मदर इन लॉ का भी आपने जिक्र किया है, तो अभी तो सबसे ज्यादा एक मदर इन लॉ चर्चा में रही, आप भी जानती होंगी, गिरिबाला सिंह। तो गिरिबाला सिंह ने मतलब अब एक तरफ तो उनकी बहू की, उनकी सिस्टर सॉरी डॉटर इन लॉ की डेथ हो चुकी है, दूसरी तरफ वो कहती हैं कि वो पूजा नहीं करती थी, वो जूठी प्लेट नहीं उठाती थी, वो पानी नहीं देती थी पौधों में। तो ये जो बाउंड्रीज हैं वो कैसे तय की जाए आज की? देखिए ऐसा है, मैं यहाँ पर उनको भी गलत नहीं कहूँगी। पहली चीज़ डेफिनेटली डेथ हो गई थी, तो मुझे लग रहा है कि आई डू नॉट नो, क्योंकि मैं पर्सनली तो उस केस को डील नहीं कर रही हूँ, जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है। देखिए ऐसा है, जो मैं अभी आपको बात कर रही थी ना कि रिस्पॉन्सिबल या डिपेंडेंट पर्सनालिटीज होती हैं, तो क्या होता है जब आप पेरेंट्स के घर में रहते हो तो सारे काम आपको करे कराए मिल जाते हैं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मदर्स के कंधे पर होती है या फादर के कंधे पर होती है। आपको फादर से गाड़ी मिल गई, आपने गाड़ी चला ली और आपको कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर गाड़ी खराब हो गई, पापा ने, भाई ने, सबने ठीक करा दी। तो क्या होता है, डिपेंडेंट पर्सनालिटीज बन जाते हैं, हमने इंडिपेंडेंट लेकर कोई काम नहीं किया होता। जो गिरिजाबाला सिंह कह रही थी, देखिए चीजें, फॉर एग्जाम्पल आजकल एक घरों में पेट्स रखे जाते हैं। अब एक पेट रखना भी एक जिम्मेदारी है, वो भी एक बच्चे से कम नहीं है। तो जैसे वो प्लांट्स की बात कर रही थी, वो भी एक लिविंग बीन है, तो वो भी एक जिम्मेदारी का काम है। अगर मैं भी घर में गार्डन लगा रहा हूँ और मैं उसमें पानी नहीं दे सकती तो मुझे एक पर्सन अरेंज करना पड़ेगा जो उसे रोज पानी दे। तो वो जो बात कर रही थी वो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रही थी। पर कई बार ऐसा होता है, क्योंकि आपका ये लाइफस्टाइल रह चुका होता है कि घरों में या तो आपके मदर्स या सर्वेंट्स काम कर लेते हैं, तो सेम इन्वायरमेंट आप कई बार इन लॉज के घर में भी एक्सपेक्ट करते हो। और क्या होता है कि हर एक के घर का अपना सिस्टम होता है। अब वो एक कॉमन मेड है, वो अगर 2 फ्लोर्स में रहते हैं तो प्रॉब्लम आती है, और अगर सिंगल फैमिली में या एक ही फ्लोर पर रहते हैं तो वो कितना काम करेगी। तो कहीं ना कहीं देखिए, खाना और अपनी प्लेट उठाना, मुझे लगता है वो तो बच्चों को बचपन में भी सिखाया जाता है। अगर आप काम से थक कर आए हैं तो मुझे लगता है डेफिनेटली, अगर मैं भी थक कर आई हूँ तो मैं भी चाहूंगी कि मेरा स्टाफ उठा दे, पर अगर मैं खाली बैठी हूँ तो मैं भी उठा सकती हूँ। तो ऐसा नहीं है, ये एक बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में गिरिजा सिंह बाला ने बात की है, गिरिबाला सिंह जी ने बात की है। मुझे नहीं लगता है वो बहुत बड़ा इशू है। वो शायद इश्यूज इसलिए आ रहा है क्योंकि इनसेंसिटिविटी कब है, क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी थी। आप किस तरह से उस किस्से को पुट अक्रॉस कर रहे हो, वो थोड़ा सा मैं कहती हूँ कि वहां पर थोड़ी सी इंसेंसिटिव उनकी तरफ से आई है। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट वो जो मुद्दों को कह रही थी, वो मुद्दे शायद हर घर में होते हैं। ये टॉक्सिसिटी का लेवल ना समझा जाए कि जो सीसीटीवी हमने देखा था, ना सिर्फ इस केस पर बात कर रही हूँ, ये एक टॉक्सिसिटी का लेवल है कि एक तरफ तो उनका बेटा उनकी बहू को संभाल रहा है और वो बहुत ही आराम से स्टेयर से आती हैं और अपने रूम में चली जाती हैं, तो ये नॉर्मल तो नहीं समझा जा सकता। तो आजकल ऐसा कई घरों में भी देखा जाता है कि मदर इन लॉ अपनी डॉटर इन लॉ के प्रति बहुत ज़्यादा ये कहते हैं सेंसिटिव नहीं होती हैं, या फिर उन्हें वो एनवायरनमेंट नहीं दे पाती हैं जो मिलना चाहिए। देखिए मोस्टली आजकल की जो जनरेशन है वो इंटरफेरेंस नहीं चाहती और वो फ्रीडम चाहती है, अपनी मर्जी से चीजें करना। पहले क्या होता था, अगर देखा जाए तो पहले अगर बहू को कुछ डिसाइड करना होता था, कहीं जाना होता था, तो वो पहले सास से या पति से पूछती थी। तो आज हम खुद पेरेंट्स को बोलते हैं, देखिए बच्चे बड़े हो गए हैं, वो पूछते नहीं है, वो बताते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि अपने आप में ही कहीं ना कहीं वो चीजों में बाउंड्रीज क्रिएट कर लेते हैं। बहू की तरफ से भी आता है और मदर इन लॉज की तरफ से भी आता है कि उन दोनों के रिश्तों में खटास अधिकतर पाई जाती है। तो मतलब बहुत कम रिश्ते मैंने देखे हैं जहां मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉज की कंपैटिबिलिटी शुरुआत में ही और बहुत अच्छी रही हो और सदियों चलती है। अभी तो इनकी नई नई शादी हुई थी, तो मुझे लग रहा है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात है, अब क्या होता है कि जो मुझे लग रहा है गिरिजाबाला सिंह की बात सुनकर, गिरिबाला सिंह की बात सुनकर, उन्होंने शायद घर के साथ साथ अपने काम को भी संभाला होगा और वो शायद यही उम्मीद
जो है वो अपनी बहू से कर रही हूँ। देखिए, जनरेशन डिफरेंट है, टाइम डिफरेंट है, और आजकल के हर इंसान को फ्रीडम पसंद है। वो चाहता है कि अगर मुझे कुछ भी करना है उसके लिए मैं डिसाइड करूँ, मुझे कोई आके गाइड नहीं करे, मुझे कोई कमांड नहीं करे। पर क्या होता है, देखिए कोई भी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो घर है, वो एक ना डिसिप्लिन से चलता है। डिसिप्लिन में हर एक को जिम्मेदारी लेना होता है। अब मुझे नहीं पता गिरिजा बालाजी जो है वो कितनी जिम्मेदारी उससे दे रही थी और वो कितनी जिम्मेदारी लेना चाहती थी। देखिए, ये अगेन इंटरनल मैटर है। रही बात जब वो सीढ़ियों से उतरने का दृश्य है, अब मुझे नहीं पता उनके दिमाग में क्या चल रहा था, या वो क्या प्लानिंग उनकी क्या थी कि अगर हादसा हो गया है तो उन्होंने लड़की वालों को क्यों नहीं बताया, और वो आराम से जा रही हैं तो क्या वो कर रही थी कि भाई इसकी हादसा हो गया है, अब इसका क्या करना है, या मुझे अपने मतलब उस वक्त माइंड का प्रयोग कर रही हैं। मतलब अगर इनसेंसिटिविटी का मतलब हम क्या कहते हैं कि हम अपनी इमोशंस को एक तरफ साइड पर रखकर प्रैक्टिकल चीजें जो करनी है वो करना शुरू कर देते हैं। तो उनकी जो उस बाइट जो मुझे सीन में लग रहा है, ऑब्वियस अब हो सकता है इन दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ हो, पति पत्नी के बीच में, क्योंकि कोई ट्रिगर हुआ होगा तभी। अगर उसने सुसाइड भी किया तो भी ट्रिगर है, अगर मर्डर भी हुआ है वो तो मुझे लग रहा है इन्वेस्टिगेशन का विषय है, सीबीआई जांच करके बताएगी क्या है। बट कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है रिश्तों में खटास को वो सीन अपने आप में क्रिएट कर रहा है कि उनके लेकिन रिश्तों में खटास की बात की है आपने। आज के टाइम पे रिलेशनशिप में चीट करना बहुत इजी हो चुका है और बहुत नॉर्मल भी हो चुका है। आपके पास ऐसे कौन कौन से केसेस आए हैं जिनको आपने सॉल्व किया है और आप खुद भी हैरान हो गई हैं? कोई अगर आप ऐसा केस। मैम देखिए, इनफिडेलिटी काफी कॉमन है सोसाइटी में। मैं सॉरी टू से, बट मैं इसलिए कह रही हूँ कॉमन है क्योंकि शादियां कई बार लंबे समय की होती है, छोटे समय भी होती है, और आज हम सोशल मीडिया के दौर में हैं, और जो आजकल की जनरेशन है वो अपने एक्सेस से स्टिल कनेक्ट में रहते हैं, जो एक बहुत ही एक टॉक्सिसिटी का कारण बनता है। आप किसी के साथ एक हफ्ते के लिए, चाहे वन नाइट स्टैंड के लिए किसी फ्लिंग में हैं, या आप किसी के साथ थोड़े समय के लिए अफेयर में हैं, चाहे वो प्लेटोनिक सा ही रिलेशनशिप हो, बट अगर आप अपने एक्सेस से कट ऑफ नहीं कर रहे हैं तो वो आपके प्रेजेंट के रिश्ते में आज नहीं हमेशा दरार लाएगा। और वो देखिए, अगर आप पुराने भी किस्से देख लीजिए जिसमें लड़कियों के साथ हादसे हुए या लड़कों के साथ हादसे हुए, तो मोस्टली रिश्तों में हमारे पास्ट बहुत आते हैं। पास्ट मतलब चाइल्डहुड, कॉलेज अफेयर्स, ऑफिस रोमांसेस, ये एक बहुत कॉमन रिलेशनशिप। और नहीं तो मतलब जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, जैसे आप कहीं पार्लर जा रहे हैं, आप कहीं जिम जा रहे हैं, या आप कोई क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपके रिलेशनशिप किसी के साथ हो जाते हैं। मैं मेल और फीमेल दोनों की बात कर रही हूँ। या आप किसी बिजनेस ट्रिप पे गए तो आप बिजनेस कलीग के साथ आपके रिलेशनशिप हो गए। तो ऐसे में अगर इनफिडेलिटी जो आप बात कह रहे हैं, मुझे लगता है वो मेजर रीजन आज की डेट में, क्योंकि हम एक्सेस से टच में रहते हैं। नहीं, अब वो तो मेरी दोस्त है, अब तो वो मेरा दोस्त है, वो तो उसकी तो शादी हो चुकी है, उसके तो बच्चे हो चुके हैं, हम तो सेम कॉमन स्कूल के ग्रुप में हैं। देखिए, आप किसी भी, मेरा रिक्वेस्ट होता है और मेरा सजेशन भी होता है हर कपल को, एक्सेस आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं होने चाहिए। आपकी अगर सोशल गैदरिंग में भी कहीं एक्सेस है तो आपको शायद हाय हेलो के अलावा दूसरा कोई कनेक्ट नहीं रखना। आपके सोशल मीडिया से वो ब्लॉक होने चाहिए, जो बहुत बड़ा रीजन होता है आज की डेट में इनफिडेलिटी का। दूसरा, जब हम अपनी पर्सनल नीड्स को या अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को, अगर मान लीजिए कोई बहुत अच्छे टाइम पर आपका दोस्त रहा है या दोस्त रही है, आपने उससे दिल की बात करनी शुरू करी, तो कहीं ना कहीं कब वो लाइन क्रॉस हो जाए पता ही नहीं चलता। तो वो लड़के के लिए भी उतनी है और लड़की के लिए भी। और कई बार आप वीक मोमेंट्स में होते हो तो कनेक्ट होते होते वो रिश्ता कहीं और ही निकल जाता है। तो वहां पर बाउंड्रीज क्रिएट करना मेल और फीमेल के लिए, दोनों के लिए ही जरूरी है। अगर तो रिलेशनशिप होगी, एक हेल्दी फ्रेंडशिप है तो समझ में आता है, बट प्रॉब्लम वहां आती है जहां आप रिश्ते को अपने पार्टनर से छुपाते हैं। प्रॉब्लम वहां आती है जब आप मैसेजेस को डिलीट करते हैं। प्रॉब्लम वहां आती है जब आप कॉल्स को डिलीट करते हैं। और अगर एक पार्टनर आपको बार बार हाईलाइट करता है कि मैं इससे कंफर्टेबल नहीं हूं, तो भी आप रुकते नहीं।
तो क्या होता है यार, देखो पति पत्नी का रिश्ता है तो उसमें थोड़ी छोटी मोटी खटास तो आनी बहुत नॉर्मल है। कोई आदत नहीं मिल रही होगी, आपकी कोई आदत सामने वाले को पसंद नहीं होगी, सामने वाले की आदत आपको पसंद नहीं होगी, बहुत नॉर्मल। जैसे कि आप बता रही हैं ये बहुत कॉमन है, लेकिन इनफिडेलिटी के बाद किसी भी शादी को दोबारा से क्या नॉर्मल किया जा सकता है? मैम अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूँगी 90-95% मैरिजेस नॉर्मल हो जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कुछ टॉपिक्स या ऐसे पॉइंट्स को आगे लेकर आती हैं जो कई सालों से या कई महीनों से या कई दिनों से कभी हाईलाइट ही नहीं हुए होते। देखिए, कंपैटिबिलिटी, आपकी शादी 100% अच्छी हो ऐसा तो नहीं हो सकता, 50-60% अच्छी चल रही है तो बहुत कई बार आपके पर्सनल कुछ इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से भी आप सामने वाले की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो। कई बार आपने अपनी पर्सनल हॉबीज पर काम नहीं किया, अपने इंटरेस्ट पर काम नहीं किया, आपको सिमिलर इंटरेस्ट का इंसान मिल गया जिसने आपको अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। आपके पार्टनर आपको उस तरह से टाइम नहीं देता, आपको एक रोमांटिक पार्टनर चाहिए। और इनफिडेलिटी के मोस्टली केसेस में क्या आता है, चाहे वो लड़का या लड़की है, सामने वाली पार्टी उससे 24 घंटे टेंशन दे रही होती है, मोर और लेस। मतलब वो हर 2 घंटे बाद चैट का रिप्लाई आएगा। मतलब रेगुलर पति पत्नी के रिलेशनशिप में, सॉरी टू से, अगर मैं भी वर्किंग हूँ, अगर मेरा पार्टनर एक्सपेक्ट करेगा कि हर मैं 10 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद एक मैसेज करूँ, तो इट्स नॉट पॉसिबल वर्किंग लोगों के पास। और जो काम कर रहे हैं इतना शायद टाइम नहीं होगा, और थोड़ा स्पेस ही नहीं देंगे तो सामने वाला मिस क्या करेगा। आप 24 घंटे, आपको क्लिंगी रिलेशनशिप नहीं चाहिए ना, आपकी पर्सनल स्पेस भी होनी चाहिए। जब आप हर दम साथ रहोगे और एक दूसरे को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं दोगे, तो वो एक्चुअल में इंटॉक्सिसिटी, यही एक बहुत बड़ा साइन है। दिस इज टॉक्सिक साइन। पति पत्नी को, और अगेन रिलेशनशिप में आप चाहे नए हो पुराने हो, 1 घंटा साथ में जरूर बताइए, बिना टीवी के, बिना मोबाइल के, बहुत जरूरी है ताकि वो बॉन्ड बना रहे। वीकली डेट्स पर जाइए, अप्रिशिएट करिए एक दूसरे को। और अगर कोई बात नहीं भी पसंद है, वीक में एक दिन रखिए जिस दिन आप उन बातों को एक दूसरे से डिस्कस कर सके, और डिस्कशन में थोड़ा ओपन माइंडेड हो। नेगोशिएशन का चांस होना जरूरी है। सिर्फ एक ही पार्टनर नहीं बोले, दूसरा भी बोले और उसे मौका भी दे। तो मुझे लग रहा है कि जो आप बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रियल प्रॉब्लम दोनों एंड से होती है। अधिकतर कई बार उन चीज़ों को हम हाईलाइट नहीं करते हैं, और कई बार कुछ लोग बात करना ही बंद कर देते हैं। वो दिन से महीनों में भी बदल जाती है। या अगर बात होगी तो वो सिर्फ नीड बेस्ड होगी। हम सिर्फ सोशलाइज करने मार्केट बाहर जाएंगे, और बाहर हम एक हैप्पी कपल की तरह फोटो भी पोस्ट करेंगे। देखिए, अगर आपके रिश्ते में खटास है तो उसे उसी वक्त एड्रेस करिए, थोड़े समय में। अगर आप जितना ज्यादा उसको डिले करते जाएंगे तो वो गैप बढ़ता जाएगा। अच्छा, आपने ये जो केसेस हैं धोखे वाले, चीटिंग वाले, तो वो सबसे ज्यादा किसमें, मोस्ट कॉमन किसमें देखे हैं? अरेंज मैरिज कपल्स में या फिर लव मैरिज कपल्स में? दोनों ही तरह के कपल्स भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि अरेंज मैरिज, देखो शादी तो शादी है, चाहे वो अरेंज है या लव मैरिज है। अरेंज मैरिज में ये हो जाता है कि अगर आप कुछ गलत हो जाए तो माँ बाप पर ब्लेम कर देते हैं बच्चे। बट अगर लव मैरिज है तो आप ब्लेम नहीं कर सकते, आप तो अपनी अकाउंटेबिलिटी, और इसी वजह से आप पेरेंट्स से शेयर भी नहीं करते। तो मोस्टली ऐसा नहीं है कि अरेंज मैरिज है तो प्रॉब्लम है, लव मैरिज है तो प्रॉब्लम है। कई बार कंपैटिबिलिटी के इश्यूज किसी भी कपल के साथ, दोनों म्यूचुअल कंसेंट से एक जगह पर पहुंच नहीं रहे। सिंपल ये है, अगर आप दोनों खुलकर बात कर पाए। और मोस्टली क्या होता है सारे कपल्स में, चाहे वो मेल और फीमेल है, हम ना रिस्पॉन्ड नहीं करते, रिएक्ट करते, और मोस्टली गेम ब्लेम पर चलती है। तो अगर सामने वाले को ब्लेम ना करके ये बोला जाए तुम इस काम को ऐसे कर लो, और तुम ऐसा कर लोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, या मेरे लिए काम बढ़ेगा नहीं, मुझ में इससे मदद मिलेगी। तो हम ज्यादातर, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ ओपिनियन भी होता है तो वहां पर हम रिस्पेक्ट से उसको डील नहीं करते हैं। हम वहां पर इस बात पर आ जाते हैं, तुमने मेरी बात काट कैसे की, तुम ऐसा सोच कैसे सकते हो सकता है सामने वाले के ओपिनियन में और आपके ओपिनियन में डिफरेंस हो, और उसके नजरिए से उसे वही दिख रहा हो। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। एक टीचर थी, टीचर अपने बच्चे को बोलती है, क्लास में बच्चे होते हैं, तो वो कहती है कि सुनील ऐसा है, मैं तुम्हें अभी 2 एप्पल दूंगी, ठीक है, और तुम्हारे हाथ में ऑलरेडी 1 एप्पल है, तुम प्रिया को 2 एप्पल दोगे, तुम्हारे हाथ में कितने एप्पल बचेंगे? बच्चा बोलता है 2। तुम्हारे पास कितने एप्पल बचेंगे? बच्चा बोलता है 2। टीचर को लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो 2 एप्पल दे रही हूँ, एक इसके हाथ में, तो 2 कैसे बचे? टीचर चेंज करती है एप्पल से, बोलती है मैं तुम्हें 2 बनाना देती हूँ, तुमने 2 बनाना दिए प्रिया को, तुम्हारे हाथ में कितने बचे? बच्चा बोलता है 1। तो फिर टीचर पूछती है
कि मैं तुम्हें 2 ऑरेंजेस देती हूँ, तुम्हारे हाथ में एक और ऑरेंज है, तुमने 2 प्रिया को दिए, कितने ऑरेंज तुम्हारे पास रह गए? वो बोलता है 1। देन फिर वो दोबारा पूछती है, मैंने तुम्हें 2 एप्पल दिए, एक तुम्हारे हाथ में है, तुमने प्रिया को 2 एप्पल दिए, कितने बचे? उसने बोला 2। तो टीचर कंफ्यूज हो जाती है कि मैं बार बार पूछ रही हूँ, एप्पल के टाइम पर ये 2 बोलता है, बनाना ऑरेंज के टाइम पर इसने नहीं बोला। मैंने पेयर्स का भी एग्जाम्पल दिया तो उसने, बच्चे ने बोला मेरे पास तो एक ही पेयर बचा है। तो बच्चे को फिर टीचर ने पूछा, एक बात बताओ, तुम्हारे पास 2 एप्पल कैसे बचे? तो बच्चे ने बोला, मैम दूसरा एप्पल ना मेरे बैग में। तो कई बार हम दूसरे को सुनेंगे तो शायद समझ में आएगा कि दूसरे का पर्सपेक्टिव क्या है। हो सकता है आप बहुत सारी चीजें दूसरे के बारे में जानते ही नहीं हो, आपने उतने में ही अनुमान लगा लिया और वही अनुमान लगा रहे जितना सामने वाले ने दिखाया आपको या जितना सामने वाले ने बताया। अब जो उसके बैक में था वो तो आपने देखा ही नहीं, और जो था वो आपने सुना भी नहीं। मैं ये छोटे से एग्जाम्पल से समझाना चाह रही हूँ कि सामने वाले के पर्सपेक्टिव को सुनना उतना ही जरूरी है। और ये एक नहीं, चाहे वो 1 साल की मैरिज हो, चंद महीनों की मैरिज हो, 20, 30, 40 साल की मैरिज हो, हर मैरिज में मैंने यही देखा है, हम अपने ही अनुमान लगाते हैं और फिर दूसरे के पर्सपेक्टिव को लेकर हमारी सोच खुली नहीं होती। और कई बार वो लैक ऑफ सोशल अवेयरनेस का भी रीजन होता है, कई बार वो लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस का हिस्सा भी होता है, कई बार हमें लैक ऑफ इमोशनल कंट्रोल होता है, हमारा अपनी ही इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है। कई केसेस में लैक ऑफ एम्पैथी भी होता है, लैक ऑफ वेलबींग भी होता है। जैसे हम वो गिरिजा वाला की बात कर रहे थे कि गिरीबाला की बात कर रहे थे, तो उनके जो रिस्पॉन्स में है वो लैक ऑफ एम्पैथी दिख रहा था। मैटर आप सही उठा रहे, पर कब किस मुद्दे को उठाकर कहाँ क्या बोलना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, जैसे एक अभी कॉमन चीज ये भी है कि जब हस्बैंड वाइफ दोनों अर्निंग कर रहे हो तो दोनों कमाते हैं, तो यहाँ पर ईगो क्लैशेस भी होते हैं, मनी मैनेजमेंट को लेकर भी क्लैशेस होते हैं, तो इससे कैसे निकला जाए? देखिए, अगर 2 लोग कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है, क्योंकि मेजरली फिर वो आ जाता है घर में कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, तो वहां पर एक बहुत बड़ा एक डिसएग्रीमेंट आता है। अगर कंट्रीब्यूट मेल ज्यादा कर रहा है या फीमेल ज्यादा कर रही है तो डेफिनेटली बुरा मत मानिए, बट ऐसा है कि पावर ऑफ ए कमांड उस पर्सन के हाथ में ज्यादा होती है जो ज्यादा कमा रहा होता है, क्योंकि दूसरे पर्सन की अर्निंग कैपेसिटी कम होती है तो उससे भी उसे जज किया जाता है। दूसरी चीज, हालांकि 2 लोग काम कर रहे हैं तो दोनों थक जाते हैं, तो दोनों को काम करने की जरूरत है वापस आकर। अब अगेन द टाइप ऑफ वर्क आप कैसा कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करेगा, और आप क्या क्या चीजें, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड कर सकते हो। अब जरूरी नहीं है, अभी अगर जैसे हम बात कर रही थी वो प्लेट नहीं उठाती थी, उसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। अब प्लेट उठाना मेल और फीमेल दोनों के लिए एक लाइफ स्किल है। पानी पिलाना लाइफ स्किल है, इसका मेल फीमेल से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर लड़की भी ये बोले कि मैं क्या पानी पिलाने के लिए इस घर में आई हूं, तो वो भी गलत है। और सेम बात कि भाई तुम लड़की हो, तुम पानी पिलाओ, वो भी गलत है। तो ये दोनों की ही सोच गलत है। अगर ये सोचा जाए दोनों थक कर आए हैं, मैं थकी हुई हूँ आप ले लो, और मैं भी तो थक के आती हूँ। अब यही सेंटेंस को जिस तरीके से बोला जाए, मैंने बोला मैं भी थक के आई हूँ आप ले लो, am I right? और एक ही सेंटेंस को मैं भी तो थक के आती हूँ, खुद नहीं ले सकते हो। अब सेंटेंस ये रिएक्शन है, वो रिस्पॉन्स था। तो हम मोस्टली, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, या हस्बैंड भी बोल देते तुम सारा दिन करती क्या हो, am I right? और मुझे सबसे ज्यादा रोल जो रिलेशनशिप में आज की डेट में खराबी का लगता है, मोबाइल एडिक्शन। वो फीमेल्स में भी बहुत ज्यादा है, मेल्स में भी है। और पति पत्नी दोनों बोलते हैं, जब हम बेडरूम में रात को आते हैं दोनों अपना अपना मोबाइल यूज कर रहे होते हैं। इवन आप डाइनिंग टेबल पर देखिए, बहुत सारे घरों में बच्चे, पेरेंट्स मोबाइल यूज कर रहे होते हैं। मतलब अब तो कई घरों में ऐसा कल्चर देखती हूँ, डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना ही नहीं खाया जाता। जबकि जितने भी वर्किंग पर्सन्स होते हैं, हम अपने दिमाग में ये सोचते हैं कि अगर एक टाइम का मील भी परिवार के साथ खाया जाए उससे यूनिटी बनती है, क्योंकि आप टाइम स्पेंड करोगे। बट अगर आप टाइम ही स्पेंड नहीं करो तो रिलेशनशिप कहाँ से, देखिए चाहे वो गिरीबाला की बात हो और वो त्रिशा के रिलेशनशिप की बात, वो साथ में कितना टाइम स्पेंड कर रहे थे। और आजकल ये भी एक बहुत ज्यादा कंप्लेंट आती है, मैंने कई सालों से ही मैं देख रही हूँ, मदर इन लॉज भी ये कंप्लेंट करती है कि बहू हमारे साथ बैठना नहीं चाहती, और बहू भी कहती है मैं इंट्रोवर्ट हूँ या मेरे को नहीं बैठना है। तो मुझे लग रहा है, आई थिंक सो हस्बैंड को भी समझना चाहिए, अगर वो 15-20 मिनट वर्किंग रिलेशनशिप बना के आपकी मदर के साथ रखती है, गुड इनफ।
अगर नहीं वो बैठना चाहती तो आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, आप अपनी सजेशन दे सकते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम आधा घंटा मेरी मदर के साथ बैठ जाया करो। तो आई वुड से वो अगर बैठती है तो भी बहुत अच्छा है, नहीं बैठती है तो उनकी चॉइस है। तो हो सकता है किसी को अपने रूम में रहना ज्यादा पसंद है, अपनी फैमिली से बात करना, बट मुझे लग रहा है आई वुड से वर्किंग रिलेशनशिप हर लड़की को और हर मदर इन लॉ को भी बना के रखना जरूरी है। अगर झगड़े तो सिर्फ दो बर्तन है तो बजेंगे ही, तो अगर हम उन्हीं चीजों को लेकर बैठेंगे तो वो तो रिश्ते चलेंगे ही। अच्छा, बच्चों के लिए घर को बचा कर रखना, चलाना रिश्ते को, ये कितना सही है? या फिर टूटे हुए घर में अगर बच्चे रहते हैं तो उनके लिए हार्मफुल भी हो सकता है? देखिए, प्रॉब्लम वहां आती है जहां पर पेरेंट मेल हो या फीमेल हो अपने दिल की सारी बातें बच्चों से करते हैं। एक तो घर में झगड़े हो रहे हैं, दूसरा कई बार तो ऐसे केसेस होते हैं कि बच्चे पकड़ते हैं इनफिडेलिटी में। बच्चे मदर या फादर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने आपके मोबाइल में मैसेजेस देखे हैं, या मैंने पापा के मोबाइल में, या मैंने मम्मा के मोबाइल में मैसेजेस देखे, क्योंकि कई बार पार्टनर को पता ही नहीं होता। दूसरी, अगर बच्चे उस रोल में आ भी जाते तो कई बार बच्चों को यूज करके फिर आगे सारे कॉन्वर्जेशंस होते हैं। तो बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा असर है। पहले तो ये करना बंद करिए। अगर मान लीजिए बच्चे ने बता भी दिया, आप पति पत्नी है, ये आपका पर्सनल मैटर, आप इसको कैसे भी रिजॉल्व करना चाहते हैं, वो उस बच्चे को उससे दूर रखिए। दूसरी चीज, क्योंकि बच्चों को बीच में अगर आप यूज कर रहे हैं, वो एक्चुअली में एक पॉजिटिव साइन नहीं है रिलेशनशिप में, ये तो मैं आपको क्लियर बोल दूं। साथ ही साथ अगर हम एक और चीज देखें, अगर बच्चों ने आपने बच्चों को चीजें बता भी दी हैं, एक तो बाउंड्री क्रिएट करिए। साथ ही अगर आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो अगर आप रिश्ते में रहना चाहते हैं और निकलना चाहते हैं, शादी में सिर्फ अगर यही रह गया, क्योंकि बहुत सारे कई रिलेशनशिप होते हैं जो 25 ईयर्स 10 ईयर्स ऑफ मैरिज आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं कई सालों से। आई एम सॉरी टू से, पर आजकल बहुत सारे IVF IUU इसलिए होते हैं, पति पत्नी आपस में रिलेशनशिप ही नहीं बना रहे होते। इसलिए नहीं कि वो रिलेशनशिप बन नहीं रहा है, वो इंटीमेसी ही नहीं है उनके बीच में। वो साथ रहे तो रहे बट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और IOU और IVF वो करवाने चले जाते हैं क्योंकि उनको पेरेंट्स बनना है, क्योंकि रिश्ते को हमें चलाना है। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में आज भी मैरिज एक लाइफ टाइम इंस्टीट्यूशन है, बुरी चीज नहीं है, बट बच्चों के लिए सिर्फ अगर आप शादी चला रहे हो तो वो बहुत एक टॉक्सिक साइन है। शादी इसलिए चलाइए क्योंकि आपने भी इतने साल रिश्ते में दिए, आप भी सामने वाले को पसंद करते थे, आप पसंद आज नहीं है, हो सकता है कुछ टाइम के लिए प्यार खिड़की से बाहर हो गया हो, पर उसे भी रिवाइव किया जा सकता है। और जो आप पूछ रहे थे, इनफिडेलिटी में काफी केसेस में ऐसा होता है कि रिवाइवल हो जाता है। देखिए, बट वो आया क्यों इंसिडेंट, और उससे हमने सबक क्या सीखा, क्या हमने अपने बिहेवियर में पैटर्न्स में चेंजेस किए दोनों लोगों ने। और अगर ये किसी का पैटर्न है बार बार ये करना, तो वो आपके लिए टॉक्सिसिटी का साइन है। तो फिर वो मेल हो या फीमेल हो, वो उसको डिसाइड करना है उसे पार्टनर के साथ रहना है नहीं रहना। अगेन, शादी जिंदगी का हिस्सा है। अब कोई अगर मल्टीपल अफेयर के पार्टनर के साथ रहना चाहता है तो भी उसकी पर्सनल चॉइस है, नहीं रहना चाहता तो भी उसकी पर्सनल चॉइस है। बट अगर ये पैटर्न है तो इमीडिएटली, और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इमीडिएटली किसी प्रोफेशनल के पास जाइए। इवन मैं तो ये कहूंगी कि इनफिडेलिटी का अगर एक इंसिडेंट या स्मॉल इंसिडेंट भी आपके सामने आता है तो प्लीज मैरिज काउंसलर्स या साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए और इन इश्यूज को डिस्कस करिए। क्योंकि ये बहुत सारे, अगर आप रिश्ते में मान लीजिए इनफिडेलिटी नहीं है, आप दिनों तक महीनों तक बात ही नहीं कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा टॉक्सिसिटी का साइन है। हमारे घर में जी झगड़े तो नहीं होते, प्लेट्स तो नहीं टूटती, पर हम दोनों बात ही नहीं करते, तो वो भी एक टॉक्सिसिटी का साइन है। हम घर पे बात नहीं करते हैं पर हम सोशलाइज कर लेते हैं साथ में, लोगों को लगता है हम एक हैप्पी कपल है, वो भी गलत है। हम दोनों के रूम सेपरेट है, हम सेपरेट रूम्स में सोते हैं, हमारी कोई फिजिकल इंटीमेसी नहीं है, वो भी एक टॉक्सिक साइन है। तो सिर्फ रिलेशनशिप में सिर्फ पेरेंट्स का रोल होना, वो भी कई बार पेरेंटल इंटरफेरेंस भी बहुत होती है, चाहे वो फीमेल साइड है चाहे वो मेल साइड है। क्योंकि अगर लड़की है कोई, अगर वो भी 24 घंटे फोन पर ही बात कर रही है दिन में मदर से, सिस्टर से, आई वुड से एनर्जी तो उतनी ही है। आप वो एनर्जी अपने आप पर लगाइए। 1 घंटा फिजिकल एक्सरसाइज करिए, 1 घंटा आप किसी हॉबी में लगाइए, 1 घंटा आप कॉमेडी वॉच करिए, 3 घंटे दिन में अपने आप को दीजिए। देखिए आपकी लाइफ की सोच कहाँ जाएगी। अपनी सेल्फ केयर पर ध्यान दीजिए, उसमें आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ भी है, मेंटल हेल्थ भी है, उसमें आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ भी है, उसमें आपके पर्सनल गोल्स में भी है, और इसमें पार्टनर का कोई रोल नहीं है। और हमारी हैप्पीनेस में भी
पार्टनर का गोल 1 to 2.5% से ज्यादा नहीं है, तो हम उस रिश्ते को इतनी इंपॉर्टेंस कहाँ से दे रहे हैं? हमारे माँ बाप का भी रोल एक हद तक है हमारी जिंदगी में। अगर दिन में मेरे पास 2 घंटे फ्री हैं और उसमें भी मैं 2 घंटों में 1 घंटा अपनी मदर से दिन में 10 बार बात कर रही हूँ, आई एम रियली सॉरी, व्हाई कांट यू पुट दैट एनर्जी ऑन सेल्फ? सेम फॉर मेल ऑल्सो। काम है, 8 घंटे काम करिए, उसके बाद घर आके पार्टनर को भी समय दीजिए, क्योंकि मोस्टली पार्टनर्स की ये कंप्लेंट होती है कि पति टाइम नहीं देता। 1 घंटा पत्नी को बनता है, आप अपना मोबाइल साइड पर रखिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करिए, टीवी बंद रखिए, क्योंकि मोस्टली पति क्या करते हैं, मोबाइल तो साइड पर रख दिए पर टीवी ऑफ नहीं होता। तो आपस में बात करिए और उसमें दोनों बात करें। और कई बार आपस में रिश्ते में भी सरकाजम करते हैं, दूसरे की को बुरा फील कराते हैं। और मुझे लग रहा है जब हम अपनी ग्रोथ पर ध्यान देंगे तो मुझे लग रहा है आप ग्रो करोगे, आप घर में अपने भाई बहनों को भी सिखा सकते हो कि अपने आप पर ध्यान देना है, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है। हेल्थ में सिर्फ आजकल हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम चले जाते हैं और डाइटिंग कर लेते हैं। आप पूछिए, साइकोलॉजिकल हेल्थ का ध्यान रखिए। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम में जाने में, हेल्प मांगने में दिक्कत होती है, अपने बारे में उनसे पूछिए, 10 पॉजिटिव चीजें बता दीजिए। कोई पर्सनल गोल जिसमें फैमिली ना हो, कोई 10 चीजें ऐसी बता दीजिए जिसमें परिवार शामिल ना हो, पार्टनर शामिल ना हो। को डिपेंडेंसी इन रिलेशनशिप एक टॉक्सिक साइन है। टू मच डिपेंडेंसी ऑन पार्टनर, को डिपेंडेंसी में भी डिसऑनेस्टी एक साइन होता है। तो हर रिश्ते में डिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस दोनों जरूरी है। आप इंडिपेंडेंट भी होनी चाहिए, डिपेंडेंट भी होनी चाहिए। अगर आप इंडिपेंडेंट हो टोटली तो भी वो ट्रॉमा का साइन है। टू मच इनटू ईच अदर वो भी एक ट्रॉमा का साइन है। तो हेल्दी रिलेशनशिप, हेल्दी सेपरेटेडनेस, हेल्दी कनेक्टेडनेस। और टू मच अपनी दिन की सारी बातें अपने माँ बाप से करना, भाई बहनों से करना, एनमेंचमेंट, अनहेल्दी है वो भी। ये कोई बीमारियां नहीं है, अनहेल्दी टॉक्सिक पैटर्न्स है जो आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मतलब, और ये फीमेल के लिए भी और मेल के लिए भी है कि पत्नी से छोटी सी बात हो गई तो माँ बाप को जाके बता देना, वाइस वर्सा। पत्नी की आदत है भाई कुछ भी ससुराल में हो गया पेरेंट्स को जाके बता देना, या पेरेंट्स अपनी बात, मदर फादर अपनी हर बात बच्ची को कॉल करके बताते हैं, मदर अपनी हर बात, मेरी बहू के साथ ये हो गया, वो भी एक टॉक्सिसिटी का साइन है। आई एम सॉरी बट ये अगर हम इश्यूज पर ध्यान दें और बच्चे को भी स्पेस दे नए परिवार में एडजस्ट होने के लिए और खुद भी इंडिपेंडेंट कमांड ले चीजों की, सीखने की कोशिश करें, तो मुझे लग रहा है रिलेशनशिप में भी ग्रोथ हो सकती है। और मैरिज तो अपने आप में खूबसूरत चीज है। अच्छा, किसी भी शादी को कामयाब बनाने के लिए 3 सबसे जरूरी चीजें क्या हैं? 3 सबसे जरूरी चीजें मुझे लगता है, सेल्फ अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट है। सेल्फ अवेयरनेस मतलब मैं खुद को क्या इतना समझती हूँ, मैं खुद को कितना समझता हूँ, दूसरों के फीडबैक को पर्सनली नहीं लेता या लेती, मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ, रिएक्ट नहीं करती या करता, मैं जो भी लाइफ में काम कर रही हूँ, जो भी चीजें कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो मेरे वैल्यू सिस्टम के साथ अलाइन है, मैं अपने रिएक्शंस को, अपनी चीजों को एक्नॉलेज करती हूँ, करता हूँ, और मेरे बिहेवियर का दूसरों पर क्या असर पड़ेगा वो भी मैं देखता या देखती हूँ, और मैं क्या महसूस करती हूँ। ये अपने आप में सेल्फ अवेयरनेस एक कंप्लीट थिंग है, मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है। दूसरा, इमोशनल कंट्रोल। अगर मेरा अपने बिहेवियर पर कंट्रोल ही नहीं है तो रिश्ते कैसे चलेंगे, वो बहुत जरूरी है। और अगर रिश्तों को चलाना है तो सोशल अवेयरनेस और एम्पैथी भी बहुत जरूरी है। और अपना सेल्फ केयर करना तो सेल्फ अवेयरनेस है, तो सेल्फ केयर करना भी जरूरी है। तो अगर आप मुझसे 3 पूछेंगे, मैं बोलूंगी सब कुछ ही जरूरी है। अपने आप में एक शब्द है तो इमोशनल इंटेलिजेंस। अच्छा, एक ऐसी गलतफहमी जो शादी को लेकर सबसे ज्यादा फैली हुई है? एक ऐसी गलतफहमी जो शादी को लेकर सबसे ज्यादा फैली हुई है, शादी करनी चाहिए। मुझे लगता है आजकल के दौर में जो जेंजीज बोलती है यूथ कि शादी नहीं करनी है, मुझे लगता है शादी करनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक गलतफहमी है कि शादी एक बुरी चीज है और आपकी फ्रीडम खो देते हैं। ऐसा नहीं है, शादी फ्रीडम का नाम भी है और शादी जिंदगी का एक हिस्सा है, जिंदगी नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। अगर किसी को लग रहा है कि उनकी शादी ट्रैक से उतर रही है तो आज रात ही उन्हें क्या पहला स्टेप लेना चाहिए? अपना मोबाइल और टीवी साइड पर रखकर एक दूसरे के साथ समय बिताना, और वो टॉपिक जिस पर आप बात करें वो आप दोनों के बारे में हो, किसी थर्ड पार्टी या नीड बेस्ड ना हो। तो एक दूसरे की इमोशंस को सुनना और समझना,
दोनों ज़रूरी है शादी को चलाने के लिए। अगर आप दिन में 1 घंटा आज ही निकाल लीजिए तो मुझे लग रहा है, और वीकली डेट पर ले जाइए और रोज़ कॉम्प्लीमेंट करिए पार्टनर को। और होप करते हैं कि हमारा ये पॉडकास्ट देखने के बाद और आपके बहुत सारे जो आपने मंत्र दिए हैं उनको लेने के बाद बहुत सारे कपल इस बात को समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निशा खन्ना जी आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद थी। और अगर आपको ये पॉडकास्ट इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस पॉडकास्ट को लाइक करिए, शेयर करिए और न्यूज़ वॉच इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। नमस्कार।